गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा इकोनॉमिक्स का थर्ड लेसन मनी एंड क्रेडिट चला हुआ था और उस लेसन में अभी तक हम मुद्रा की बात कर चुके हैं, मुद्रा के कार्य की बात कर चुके हैं और कल हम बैंक के बारे में पढ़ रहे थे। बैंक निक्षेप, मांग जमा, चेक, साख, इन चीज़ों के बारे में हम कल पढ़ चुके थे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की डेफिनेशन हम कर रहे थे। उसकी डेफिनेशन में हमने जाना था कि ये आरबीआई जो है एक ऐसी संस्था है भारत सरकार द्वारा निर्मित जो सभी बैंकों की हेड है। एक प्रकार से बैंक और साथ में एक सहकारी समिति से बताया था। सहकारी समिति क्या होती है? अपने गांव में छोटे बैंक देखे होंगे जिनके डायरेक्टर्स के चुनाव होते हैं, वो सहकारी समिति होती है। सहकारी समितियां एक प्रकार के ऐसे बैंक होते हैं जो उस एरिया के लोगों के सहयोग से सरकार चलाती है। उसकी देखरेख का कार्य उस एरिया के लोग करते हैं। जैसे शुगर मिल होते हैं अपने, वो भी सहकारी समिति के तहत आते हैं। हालांकि वो आरबीआई के अंडर नहीं आते क्योंकि बैंक का कार्य नहीं करते। वो एक उदाहरण है सहकारी समिति का, भाई जो सरकार और लोगों के सहयोग से चले। इसमें पैसा सरकार का है और देख रेख वहाँ के लोगों की है, वो सहकारी समिति होती है। तो सहकारी समिति हमारे यहाँ बैंक के रूप में भी कार्य करती हैं, इसलिए उनके ऊपर भी आरबीआई का होल्ड होता है। नियम आरबीआई बनाता है सारा कि बैंक कितना लोन लेगा, कितना देगा, कितना जो है ब्याज ले सकता है, कितने ब्याज पर पैसा दे सकता है। हाँ, एक चीज़ और मुझे याद आ गया, आज के टाइम पर बहुत से प्राइवेट बैंक भी आए हुए हैं, आपको पता होगा। उन प्राइवेट बैंकों को भी मंजूरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ही देता है। और कई लोगों में शुरू में जब बैंक आए थे, अब तो ये संशय शक नहीं रहा है कि भाई ये बैंक रहेंगे नहीं रहेंगे, हमारा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएंगे। यदि वो बैंक भाग जाता है तो भी ये आरबीआई जो है ये जिम्मेवार है आपके उस पैसे की, क्योंकि उसको मान्यता आरबीआई ने दी है उस प्राइवेट बैंक को। और सिक्योरिटी के रूप में जितने तक का वो बिजनेस करता है उतनी बड़ी सिक्योरिटी होती है। मिनिमम 300-400 करोड़ रुपए तक की वो सिक्योरिटी होती है। वो सबसे पहले रिजर्व बैंक के पास जमा करवाते हैं, तब वो कार्य करते हैं। 300 करोड़ का वो लेन देन करते हैं तो 300 करोड़ पहले आरबीआई के पास जमा करवाते हैं। वो गारंटी होती है उन लोगों के पैसे की कि उन लोगों का पैसा सुरक्षित है। यदि वो भाग भी जाएं तो उस 300 करोड़ से उन लेनदारों का पैसा रिजर्व बैंक देगा। तो ये रिजर्व बैंक के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जरूरी था जानना। अब कर्ज जाल जैसा कि आप समझते हो, एक ऐसी स्थिति है जिसमें कर्जदार पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाता है और उसकी हालत बद से बदतर होती चली जाती है। ये कर्ज जाल में यदि कोई उलझ गया है तो वो उसको समझ सकता है। पुराने लोगों ने इसको समझा है, इसीलिए वो कहते हैं कि भाई रुखी सुखी खा लो लेकिन कर्जा मत लो, क्योंकि जो ब्याज होता है वो बहुत खतरनाक होता है किसी प्रकार से वो। और किसान जो आजकल आप देखते हो आत्महत्या करते हैं, वो कर्ज जाल में उलझकर ही करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं होता। आड़ती से पैसे लेने होते, छोटे किसान खासकर, खाद बीज दवाइयों के लिए। फसल खराब होगी, पैसा खत्म। फिर वो बढ़ता चला जाता है। एक बार फसल खराब हुई फिर वो बढ़ता चला जाता है। पैसे लिए थे 20,000, ब्याज लगा के वो हुए मिलते हैं 25,000 है। अगली बार और 20,000 लेने पड़ते हैं फिर, क्योंकि वो फसल खराब होगी, हो गए 45,000, ब्याज लगा के फिर हो जाते हैं वो 60,000 है और फिर बढ़ते ही चले जाते हैं।
तो ये कर्ज जाल, कर्ज भी एक मेन टॉपिक है इसमें। तो कर्ज जब किसान या कोई व्यक्ति लेता है तो उसके दो स्रोत माने जाते हैं, एक तो औपचारिक स्रोत और एक अनौपचारिक स्रोत। औपचारिक स्रोत क्या होता है भाई, जो बैंक हैं या सहकारी समितियां हैं जिनकी हमने पीछे बात की, आरबीआई के नियंत्रण में है, यानी सरकार के रूल रेगुलेशन के अनुसार कार्य करते हैं, उनसे यदि हम ब्याज लेते हैं, उनसे हम ऋण लेते हैं, तो वो औपचारिक ऋण का स्रोत है। और अनौपचारिक कौन सा है? हम आड़ती से लेते हैं, हम अपने रिश्तेदार से लेते हैं, हम और किसी साहूकार से लेते हैं, वो अनौपचारिक है। दोनों में अंतर क्या है भाई? औपचारिक में जो ब्याज की दर है वो काफ़ी कम होती है, अनौपचारिक में अधिक होती है। ब्याज की दर आपको मैं बताऊं, जो बैंकों से किसानों के लिए ब्याज होता है उसकी दर बहुत थोड़ी, सालाना दर भी इतनी नहीं होती जितनी आड़ती की मंथली होती है, यानी बहुत थोड़ी होती है। ऋण वापसी की शर्तें भी आसान होती हैं। अनौपचारिक की उसकी मर्जी के अनुसार होती है, जैसा पैसा देने वाला लगाए शर्तें मानना पड़ता है। हाँ, एक अंतर है, आड़ती या आप अपने रिश्तेदार से लोगे, वो आपकी ज़ुबान पे दे देगा पैसे, लेकिन बैंक आपकी ज़ुबान पे नहीं देगा। वो समर्थक ऋणाधार मांगेगा, आगे करेंगे वो समर्थक ऋणाधार क्या होता है, और उसकी कागजी कार्रवाई बहुत लंबी होती है, जबकि आपका रिश्तेदार आपको बगैर कागजी कार्रवाई के भी, बगैर समर्थक ऋणाधार के भी दे देगा। ठीक है। समर्थक ऋणाधार क्या होता है? गिरवी रखते हैं, आपने गिरवी शब्द सुना होगा, जो संपत्ति या जो भी चीज़ हम गारंटी के रूप में बैंक के पास या जिससे भी पैसे लेते हैं, साहूकार से, आड़ती से, उसके पास गिरवी रखते हैं, वो समर्थक ऋणाधार कहलाता है। तो आज हमने बैंक की और थोड़ी सी कार्यवाही को जाना, आरबीआई के बारे में, कर्ज के बारे में आज जाना, और औपचारिक और अनौपचारिक जो हैं ऋण के स्रोत के बारे में जाना, समर्थक ऋणाधार के बारे में जाना। कल जो है दो छोटे टॉपिक रह गए हैं, आज यदि उनको लेंगे तो हो नहीं पाएंगे, इसलिए कल लेंगे। बहुत छोटे टॉपिक रह गए हैं दो। आज इतना ही, धन्यवाद।